बहुत समय पहले की बात है। एक खुशहाल राज्य था जिसमें एक राजा और रानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन रानी राजमहल के सरोवर के किनारे सूर्य देवता से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी सूर्य की एक चमकीली किरण वहाँ पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वो पत्थर एक मेंढक में बदल गया। मेंढक ने भविष्यवाणी की कि 1 वर्ष के भीतर रानी एक सुंदर बच्ची को जन्म देगी। मेंढक की भविष्यवाणी सच साबित हुई और 1 वर्ष के भीतर रानी ने एक बच्ची को जन्म दिया। वह बच्ची बहुत ही सुंदर थी। उसके मुख पर सूर्य की किरणों के समान चमक थी। राजा रानी छोटी सी राजकुमारी को देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने उसका नाम रोज़ामांड रखा। रोज़ामांड एक जन्म की खुशी में राजमहल में एक बड़े भोज का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की संपूर्ण प्रजा आमंत्रित थी। सुनहरे वन में रहने वाली परियों को भी उसमें आमंत्रित किया गया था। सुनहरे वन में 13 परियां रहती थीं, लेकिन राजा रानी से एक गलती हो गई। उन्होंने सिर्फ 12 परियों को ही आमंत्रित किया। 13वीं परी को आमंत्रित करना वे भूल गए। राजभोज बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। उपस्थित लोगों ने रोज़ामांड को ढेरों उपहार और आशीर्वाद दिए। जब परियों की बारी आई तो उन्होंने जादू से न सिर्फ रोज़ामांड को अनमोल उपहार दिए, बल्कि कई जादुई आशीर्वाद भी दिए। किसी ने बुद्धिमत्ता का, किसी ने सुंदरता का, किसी ने दयालुता का, तो किसी ने धन का आशीर्वाद दिया। यह सिलसिला 11वीं परी तक चलता रहा। अंत में जब 12वीं परी की बारी आई तो उसके आशीर्वाद देने के पहले ही 13वीं परी वहां आ गई। 13वीं परी राजा रानी द्वारा उसे राजभोज में आमंत्रित न किए जाने के कारण बहुत क्रोधित थी। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने रोज़ामांड को ये श्राप दे दिया। 16वें जन्मदिन पर रोज़ामांड की उंगली में एक सुई चुभेगी और वो मर जाएगी। इसके बाद बिना एक शब्द कहे वो वहाँ से चली गई। 13वीं परी के इस श्राप को सुनकर राजा रानी दुखी हो गए। दोनों ने परियों से इसे समाप्त करने का निवेदन किया, लेकिन परियों ने उन्हें बताया कि दिया गया श्राप पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। ये सुनकर वे और ज़्यादा दुखी हो गए। तब 12वीं परी सामने आई। उसका आशीर्वाद अभी शेष था। उसने राजा से कहा, ये सत्य है कि 13वीं परी के श्राप को मैं समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन अपने आशीर्वाद से उसे अवश्य कम कर सकती हूँ। उसने रोज़ामांड को आशीर्वाद दिया। सुई चुभने से मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्षों के लिए एक गहरी नींद में सो जाएगी। राजा ने 12वीं परी को धन्यवाद दिया, लेकिन रानी अभी भी उदास थी। उसने परी से कहा, मेरी इच्छा है कि मैं रोज़ामांड का विवाह किसी
सुंदर और वीर राजकुमार के साथ होते हुए देखूं। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि जब 100 वर्षों के बाद रोज़ामांड अपनी नींद से जागेगी तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। रानी की बात सुनकर 12वीं परी ने कहा, रोज़ामांड के सोने के कुछ देर बाद राजा रानी सहित राज्य की सारी प्रजा और पशु पक्षी भी सो जाएंगे। वे तब तक सोते रहेंगे जब तक रोज़ामांड सोती रहेगी। रोज़ामांड की नींद तभी खुलेगी जब एक सुंदर सच्चा प्यार करने वाला राजकुमार उसे चूम लेगा। इसके बाद सभी परियां वहां से चली गईं। 12वीं परी के आशीर्वाद से राजा रानी को कुछ राहत अवश्य मिली, लेकिन अब भी वे रोज़ामांड के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उन्होंने सैनिकों से कहकर राज्य के सारे चरखे और सुइयां नष्ट करवा दिए ताकि रोज़ामांड उस दुष्ट परी के श्राप के प्रभाव से बच सके। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रोज़ामांड बड़ी होने लगी। वह सुंदर, दयालु और बुद्धिमान थी, ठीक वैसे ही जैसे परियों ने आशीर्वाद दिया था। राज्य के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वर्ष बीतते बीतते आखिरकार रोज़ामांड का 16वां जन्मदिन आ गया। उस दिन पूरे राजमहल को सजाया गया और एक बड़े भोज का आयोजन किया गया। शाम तक कोई अनहोनी नहीं हुई। बस रानी के पिता का पत्र आया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। राजा रानी अपनी विश्वास पात्र दासी डायना को रोज़ामांड का ध्यान रखने की हिदायत देकर रानी के पिता को देखने उनके राज्य चले गए। शाम का समय था। डायना रसोई में काम कर रही थी। डायना को व्यस्त देख रोज़ामांड राजमहल के बगीचे में आ गई और खेलने लगी। खेलते खेलते उसकी दृष्टि एक फूल पर बैठी बहुत ही सुंदर सुनहरी तितली पर पड़ी। उस तितली को देखकर वह मोहित हो गई और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। तितली उड़ती जा रही थी और रोज़ामांड उसके पीछे पीछे भागी चली जा रही थी। अंत में वह तितली एक पुरानी ऊंची मीनार में घुस गई। रोज़ामांड भी उसके पीछे उस मीनार के अंदर चली गई। उस मीनार में गोलाकार सीढ़ियां बनी हुई थी। तितली का पीछा करते करते रोज़ामांड सीढ़ियां चढ़ने लगी। चढ़ते चढ़ते वह मीनार के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच गई। वहाँ एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। उस कमरे में प्रवेश करने पर उसने देखा कि वहाँ एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही है। रोज़ामांड ने अपने जीवन में कभी चरखा नहीं देखा था। उसने जिज्ञासावश बूढ़ी औरत से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं चरखे पर सूत कात रही हूँ, बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही दुष्ट परी थी। उसने रोज़ामांड को चरखा चलाने के लिए उकसाया। रोज़ामांड ने भी उत्सुकतावश उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही उसने चरखा चलाया, एक नुकीली सुई उसकी उंगली में आ घुसी।
वह वहीं गिर पड़ी और गहरी नींद में सो गए। उधर जब राजा रानी राजमहल वापस लौटे तो उन्होंने डायना से रोज़ामांड के बारे में पूछा। डायना कोई उत्तर नहीं दे पाई। राजा ने सभी सैनिकों को रोज़ामांड को खोजने का आदेश दे दिया। वे स्वयं भी रोज़ामांड को खोजने लगे। पूरे महल में छानबीन की गई, लेकिन रोज़ामांड कहीं नहीं मिली। वे स्वयं भी रोज़ामांड को खोजने लगे। पूरे महल की छानबीन की गई, लेकिन रोज़ामांड कहीं नहीं मिली। महल के बाहर उसे खोजते खोजते वे लोग उस पुरानी मीनार में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने रोज़ामांड को चरखे के पास सोते हुए पाया। वे समझ गए कि दुष्ट परी का श्राप पूरा हो गया है। रानी दुख के मारे जोर जोर से रोने लगी। राजा ने रानी को समझाया, कुछ देर में हम सब भी सो जाएंगे, इसलिए अभी रोज़ामांड को महल लेकर चलते हैं और इसे उस दिन के लिए तैयार करते हैं जब कोई सुंदर राजकुमार इसे नींद से जगाने के लिए आएगा। रोज़ामांड को राजमहल में ले जाया गया। वहाँ उसे तैयार करके एक खूबसूरत बिस्तर पर लिटा दिया गया। वह सोती हुई भी बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर बाद राजा रानी, दरबारी, सैनिक, राज्य की संपूर्ण प्रजा और पशु पक्षी जहाँ थे वहीं सो गए। उनके सोने के कुछ बाद घनघोर काले बादल राज्य के ऊपर छा गए और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। राज्य के चारों ओर घनी कटीली जंगली झाड़ियाँ उग आईं और वह राज्य उन झाड़ियों के पीछे छुप गया। समय बीतता चला गया और कटीली झाड़ियों के पीछे छुपा राज्य अतीत का हिस्सा बन गया। लेकिन उस सोए हुए राज्य और सुंदर राजकुमारी रोज़ामांड की कहानियाँ दूर दूर के प्रदेशों में प्रसिद्ध थीं। कई राजकुमार रोज़ामांड को पाने की आशा में उस सोए हुए राज्य को ढूंढने जाते, लेकिन उन कटीली मजबूत झाड़ियों को पार करने में सफल नहीं हो पाते। अपने इसी प्रयास में कई राजकुमार कटीली झाड़ियों में फंसकर मर गए। धीरे धीरे राजकुमारों ने मौत के डर से वहां जाना छोड़ दिया। कुछ वर्षों बाद एक दिन इवान नाम के राजकुमार ने जब सोती हुई राजकुमारी की कहानी सुनी तो वह मन ही मन उससे प्रेम कर बैठा। उसने उस राज्य का पता लगाने का निश्चय किया। वह रोज़ामांड को नींद से जगाना चाहता था और उस राज्य की खुशहाली फिर से वापस लाना चाहता था। जब राजकुमार इवान के पिता को यह पता चला तो उन्होंने वहां जाने के खतरे को देखते हुए उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन इवान नहीं माना और उस राज्य को खोजने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह उस राज्य के सामने पहुंचा। उस दिन रोज़ामांड को सोए हुए 100 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। राजकुमार ने राज्य के चारों ओर कंटीली झाड़ियों का जाल देखा, लेकिन वह बहुत बहादुर था। उसके तलवार से सारी झाड़ियाँ काट दी, राज्य में घुसने का रास्ता बना लिया। वह राज्य के अंदर पहुंचा। वहां उसने देखा कि जो जहां है वहीं सोया पड़ा हुआ है। राजमहल के द्वार पर उसने दरबानों को भी सोते हुए पाया। महल के अंदर राज दरबार में पहुंचने पर उसने राजा रानी और दरबारियों को भी सोते हुए पाया। वह महल में घूमता रहा और अंत में उस कमरे में पहुंचा जहां रोज़ामांड सोई हुई थी। जब राजकुमार इवान ने रोज़ामांड को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसके मन में
रोज़ामांड के बारे में जो सुनकर प्रेम का बीज फूटा था वह और गहरा हो गया। उसने रोज़ामांड के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसे चूम लिया। उसके ऐसा करते ही दुष्ट परी का श्राप टूट गया और रोज़ामांड नींद से बाहर आ गई। उसने अपनी आंखें खोली तो एक सुंदर राजकुमार को अपने सामने पाया। वह समझ गई कि ये वही सच्चा प्रेम करने वाला राजकुमार है। राजकुमार इवान ने रोज़ामांड के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों कमरे से बाहर निकलकर राजदरबार पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि राजा, रानी और सभी दरबारी नींद से जाग चुके थे। उन्होंने रोज़ामांड और राजकुमार इवान का स्वागत किया। राजा, रानी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने 2 दिन के बाद रोज़ामांड और राजकुमार इवान के विवाह की घोषणा कर दी। दूसरे दिन रानी और रोज़ामांड महल के स्वीकार सरोवर के किनारे सूर्य देवता को धन्यवाद दे रहे थे। तभी अचानक सूर्य से एक आग का गोला निकला और दूर जंगल में बनी एक झोपड़ी पर जा गिरा। उसमें दुष्ट परी रहती थी। झोपड़ी के साथ वह दुष्ट परी भी उसमें जलकर मर गई। फिर उस आग में से एक सुनहरी तितली निकली और वह रानी और रोज़ामांड के पास पहुँची। वहाँ वह सरोवर किनारे रखे एक पत्थर पर बैठ गई और वो पत्थर एक मेंढक में बदल गया। रानी ने जब मेंढक को देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही मेंढक था जिसने रोज़ामांड के जन्म की भविष्यवाणी की थी। उस मेंढक ने रोज़ामांड को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। 2 दिनों बाद रोज़ामांड और राजकुमार इवान का विवाह हो गया और वे खुशी खुशी रहने लगे।